Hi everybody, नमस्कार. माय नेम इज़ देवेश उपाध्याय, डायरेक्टर हरदई आर्म्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस. और आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स की. इंडस्ट्री में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और प्रोसेस इंडस्ट्रीज जिसमें मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम आता है. एंड द कॉमन मेंटेनेंस प्रॉब्लम, जो मेंटेनेंस प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, वो है फास्टनर्स डिसअसेंबली में फास्टनर्स टूट जाते हैं. जैसे नट बोल्ट्स, स्पेसर्स, ये फास्टनर्स जो हैं ये टूट जाते हैं व्हेन यू डिसअसेंबल फॉर मेंटेनेंस. तो किसी मशीन में नट बोल्ट्स लगे रहते हैं, उनको जब खोलना होता है तो उस वक्त क्या होता है कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा ड्यूटी साइकिल चला हुआ होता है, ड्यू टू लॉट ऑफ स्ट्रेसेस, बहुत सारे स्ट्रेस इंड्यूस हो जाते हैं उसके अंदर जब उसकी वर्किंग होती है. सो ड्यू टू दो स्ट्रेसेस, स्पेशली शियर स्ट्रेस, जिस वजह से उन बोल्ट्स में माइनर क्रैक्स आ जाते हैं. उन क्रैक्स की वजह से जब हम उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो वी एंड अप इन ब्रेकिंग इट, वो टूट जाते हैं. मेंटेनेंस के टाइम पे जब ये नट बोल्ट्स टूट जाते हैं तो इन्हें प्रिसाइजली खोलना बहुत ज़रूरी है. अगर हमने जोर ज़बरदस्ती करके या फिर किसी अनप्रोफेशनल तरीके से इन नट बोल्ट्स को खोलते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और जिस वजह से डाउन टाइम जो है वो बढ़ जाता है. डाउन टाइम का मतलब है कि वो समय जो मेंटेनेंस करने के काम आता है. तो वो जो मेंटेनेंस करने का समय है जिसमें सारे प्रोसेस डाउन हो जाते हैं, कोई प्रोसेस चलता नहीं है. तो सपोज प्रोडक्शन फैक्ट्री है या फिर कोई प्रोसेस फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उनके जो प्रोसेसेस हैं वो सब रुक जाते हैं ड्यू टू मेंटेनेंस, और ये समय बढ़ जाता है क्योंकि वो नट बोल्ट जब टूट जाता है तो उसको निकालने में बहुत मेहनत होती है. तो अब हम ये चाहते हैं कि ये डाउन टाइम कम हो जाए, जो पॉसिबिलिटी ऑफ नट एंड बोल्ट टूटने की हो वो मिनिमल या ज़ीरो हो जाए. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर उन नट बोल्ट्स या फास्टनर्स को असेंबल करते टाइम हम ऐसा एक लुब्रिकेंट लगा दें कि वो लुब्रिकेंट उसके स्ट्रेसेस को संभालने के काम आए. तो वो लुब्रिकेंट मोस्ट ऑफ द वाइड इंडस्ट्री में हम ग्रीस यूज़ करते हैं. तो ग्रीस क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है बिटवीन द शेयरिंग सरफेस ऑफ नट बोल्ट्स. अब बहुत सारी ग्रीस ऐसी होती हैं कि ड्यू टू कंटिन्यूस ड्यूटी साइकिल, ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेस, ये ग्रीस सॉलिडिफाई हो जाती है, ये ड्राई हो जाती है या इवेपोरेट हो जाती है. इस ग्रीस ड्राइनेस की वजह से वो ग्रीस फिर कुछ काम का नहीं रहता. जब वो ग्रीस की लेयर सॉलिडिफाई हो जाती है तो अगेन जो स्ट्रेसेस हैं वो और ज़्यादा इंड्यूस होते हैं और फास्टनर्स डिसअसेंबली फिर से फेल हो जाती है. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक एंटी सीज ग्रीस होना चाहिए. अब एंटी सीज क्या होता है? तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो ग्रीस जो सीज ना करने दे. अब वो कैसे होगा कि ग्रीस के अंदर कुछ सॉलिड लुब्रिकेंट्स एज एडिटिव मिक्स किए जाएंगे, दैट इवन इफ वो ग्रीस स्ट्रेस कंडीशन में डिटोरिएट होने की अगर कोशिश करे तो वो सॉलिड लुब्रिकेंट उसको इनफाइनाइटली होल्ड करके रखे, उसका लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी इनफाइनाइटली होल्ड करके रखे, और वो सॉलिड लुब्रिकेंट उसको ना सूखने दे, ना इवेपोरेट होने दे और ना ही फ्रीज होने दे. इट विल नॉट लेट द ग्रीस टू इवेपोरेट, फ्रीज और ड्राई अप. सो ये काम होता है एंटी सीज सॉलिड लुब्रिकेंट का इन ग्रीस. अब जो कि ये सॉलिड लुब्रिकेंट इतना सारा काम कर रहा है ग्रीस में, तो इसका मतलब वो एक खास तरीके का होना चाहिए, और it should have tremendous possibility and energy to absorb these kinds of stresses on the surface. इसका मतलब उस solid lubricant में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो इन stresses को अपने surface पे सजा ले, अपने surface पे आने दे, ताकि वो grease पे इफेक्ट ना करे. So ये surface phenomena जो है किसी भी solid lubricant का, this is only possible with nanotechnology. Because nanotechnology has very high surface area. जो उसके पास इतना ज़्यादा surface area होता है कि वो अपने ऊपर बहुत सारे stresses like mechanical stresses, thermal stresses, वो अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है, अपने ऊपर समा लेता है, जिस वजह से जो stresses हैं वो बोल्ट्स के ऊपर असर नहीं करते. Now these nano lubricants या this nanotechnology lubricants are brought by Hardey Armed Engineering Solutions in a form of molybdenum disulfide solid lubricant, an MOS2 solid lubricant which is added in lithium grease for wide range of application in maintenance. तो आप imagine कर सकते हैं कुछ applications जैसे robotic applications
जिसमें पुलीज, गेयर्स, फास्टनर्स, फिर उसके बाद बॉल स्क्रू, एलएम गाइड एप्लीकेशंस, फर्नेस एप्लीकेशंस, जिन फर्नेस में बेरिंग्स, ट्रॉली व्हील्स सीज हो जाते हैं, उनके लिए आप ये ग्रीस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर फास्टनर्स, ट्रांसफार्मर्स एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कंटिन्यूस ड्यूटी साइकिल और थर्मल स्ट्रेसेस का, जिसमें ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस के टाइम पे वो फास्टनर्स या नट बोल्ट टूट जाते हैं, तो वो ना टूटे इस वजह से हम MOS2 सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रीस लगा सकते हैं ड्यूरिंग असेंबली ऑफ द बोल्ट्स। फिर कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे CV जॉइंट्स में भी MOS2 ग्रीस लगता है। देन मेनी ऑफ द थ्रेड ग्रीस एप्लीकेशंस लाइक using titanium bolts in aerospace, you can use MOS2 solid lubricant grease in aircraft maintenance, in mining application, जैसे माइनिंग में स्टोन स्प्लिटर्स होते हैं, उन स्टोन स्प्लिटर्स में ये ग्रीस बहुत ज़्यादा काम आती है कि जो ब्लेड है या फिर जो स्प्लिटिंग टूल है वो जैम ना हो। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में ये ग्रीस काम आती है। बहुत सारे माइनिंग मशीन्स हैं जिसमें थ्रेड ग्रीस की ज़रूरत है ड्यूरिंग मेंटेनेंस। लॉट ऑफ ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस जिसमें थ्रेड ग्रीस की ज़रूरत है, उसमें MOS2 सॉलिड लुब्रिकेंट काम आ सकता है। द वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन असेंबलिंग द इलेक्ट्रिक मोटर्स, इन बेयरिंग ग्रीसेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, उसमें MOS2 सॉलिड लुब्रिकेंट बहुत काम आता है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको हरदई आर्म्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की तरफ से एक MOS2 सॉलिड लुब्रिकेंट एंटी सीज ग्रीस को बताने का। सो आज हम ये देखेंगे कि नॉर्मल ग्रीसिंग और एंटी सीज ग्रीसिंग में क्या फ़र्क हमको दिखता है। इसके लिए हमारे पास दो बेयरिंग्स हैं। दीज आर 6307 स्टैंडर्ड बेयरिंग्स विच इज़ रोटेटिंग फ्रीली, यू कैन सी, right? And we have two bolts. These are M5 nut bolts. These are also going freely. So हमारे पास एक normal lithium based grease है, and in the competition of that we have MOS2 solid lubricant anti-seize grease. तो हम इन दोनों को एक एक अप्लाई करेंगे, एक बेयरिंग पे एक टाइप का ग्रीस, और हम इसको हीट करेंगे। लेट्स सी ऑन व्हाट टेम्परेचर वी कैन गो, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। और हीट करने के बाद हम इसको निकाल के देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो लेट्स बिगिन द टेस्टिंग। ये बेयरिंग फ्रीली घूम रही है, ये बेयरिंग भी फ्रीली घूम रही है। अब हम पहले एक लिथियम नॉर्मल ग्रीस को हम लगाएंगे। इंडस्ट्री में एक और प्रॉब्लम होती है विच इज़ ओवर ग्रीसिंग। हम बहुत ज़्यादा मशीनों को ओवर ग्रीस कर देते हैं, जिस वजह से क्या रहता है कि वो ओवर ग्रीस एक अब्रेशन की तरह काम आती है। अब्रेशन मतलब कंटिन्यूस ड्यूटी साइकिल में वो लुब्रिकेट करने की जगह सरफेस को काटती जाती है। तो वो ओवर ग्रीसिंग हमें नहीं करनी है। देयर आर लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स जिससे हम गाइडेंस ले सकते हैं कि हम ओवर ग्रीसिंग ना करें। तो इस बेयरिंग में हमने एक नॉर्मल लिथियम ग्रीस हमने यूज़ किया है। वी विल यूज सेम ग्रीस इन द बोल्ट। और हम इसे टाइट कर देंगे। टाइट क्यों करेंगे? कि टाइट करने से जो स्ट्रेसेस हैं वो इंड्यूस होते हैं। How nut bolts are fastened, that is due to the shear stress developed between the helix of the threads. उस shear stress से ही nut bolts tight होते हैं। I will close it and we will apply Hardai armed MOS2 solid lubricant grease on another set of bearing and nut bolts. So we will try this. We have to open it. ये पैकेज सील्ड ही आता है। दिस इज अ ब्लैक कलर ग्रीस। तो MOS2 नेचुरल कलर इज ब्लैक कलर, और व्हाट वी सिंथेसाइज द MOS2 इज ऑफ ब्लैक कलर। वी विल यूज दिस ग्रीस ऑन अनदर सेट ऑफ बेयरिंग एंड बोल्ट्स। हम इस ग्रीस को दूसरे बेयरिंग्स एंड बोल्ट के सेट पे यूज करेंगे। सो लेट्स सी। अगेन वी हैव टू सी कि हम इसको ओवर ग्रीस ना करें।
कैन सी वी हैव ग्रीस्ड इट। इस ग्रीसिंग करके हम इसको थोड़ा घुमाकर भी देखेंगे ताकि ग्रीस इवनली थ्रेड्स पे और बेयरिंग्स पे फैल जाए। ये हम बोल्ट पे लगा दे रहे हैं। सी हम इसे टाइट कर देंगे। अभी के लिए मैं हैंड टाइट कर रहा हूँ, बट मशीन में हम इन बोल्ट्स को यूजिंग स्पैनर और बाय यूजिंग टूल हम टाइट करते हैं। तो यू हैव टू टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये हाथ आपके फेस पे ना लगे। सो लेट्स टेस्ट दीज बेयरिंग्स। आप देख सकते हैं वी हैव टू बेयरिंग्स। एक में हमने MOS2 सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रीस यूज़ किया है, एक में हमने नॉर्मल लिथियम ग्रीस यूज़ किया है। एंड सेम वे वी हैव इन बोल्ट्स, like this one is with the normal grease and this one is with MOS2 solid lubricant grease. We will be putting this components into a furnace. So let's start. पहले हम MOS2 grease को करते हैं, इसको हम ऐसे रख देते हैं। The other one we have here, हम इस bearing को यहाँ रख देते हैं। So left side is MOS2 greased bearing and right side is a normal lithium greased bearings. सेम वे हम बोल्ट्स को भी उनके आमने सामने रख देते हैं। लेफ्ट बोल्ट इज MOS2 एंड राइट बोल्ट इज नॉन MOS2. So let's start the furnace. So now let's start the furnace. और हम धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे और सिक्वेंशियली देखेंगे कि हमारे कंपोनेंट्स के साथ क्या होता है। Let's go. So this is controller of our furnace. We will start the mains. So we will set a program for initial 200 degrees. Segment 1, temperature set point 200 degree. We want to reach 200 degree in 35 minutes. Segment 2 for 200 degrees. When it reaches 200 degrees, we want it to increase up to 250 in next 15 minutes. Then हम चाहते हैं कि ये 300 डिग्री सेल्सियस जाए। In another 20 minutes. $300 डिग्री के बाद हम सेट करेंगे 350 डिग्री। It will reach within next 20 minutes. We will start the heating now. So now the temperature is 41 degree Celsius और ये है set point. So this set point will increase और हम sequentially देखेंगे कि हमारे ग्रीस के साथ क्या क्या हुआ है। So टेम्परेचर अभी 245 डिग्री हो गया है अंदर। हम लोग 294 डिग्री पे स्टॉप करके एक बार चेक करेंगे कि अंदर क्या कंडीशन है। अभी समर भी चल रहा है, हमारी मशीनों में इतना टेम्परेचर जाना बहुत ही नॉर्मल रहेगा फॉर मैनी ऑफ आर एप्लीकेशंस। सो इट मे ऑल्सो गो अप टू मोर देन 350 डिग्री सेल्सियस। हमारा MOS2 ग्रीस्ड बेयरिंग जो है जिसमें हमने वो ग्रीस लगाया था उसका हम 320 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेंज क्लेम करते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये किस तरीके से वर्क करेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रिस्क लेके एक कपड़ा लिया है मैंने। इस कपड़े से मैं टेस्ट करूँगा कि बेयरिंग का कंडीशन कैसा है। सो फर्स्ट आई हैव टेकन एन MOS2 ग्रीस्ड बेयरिंग। अगर आप इसको देखें कि ग्रीस जो है इट इज़
इट इज स्टिल देयर, ग्रीस इज स्टिल देयर, और हम इसको अगर घुमाने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत स्मूथली रोटेट कर रहा है, इसमें बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं आ रही। इट इज़ रोटेटिंग वेरी फ्रीली। अब हम दूसरा बेरिंग यूज देखेंगे जो एक नॉर्मल ग्रीस बेरिंग में हमने इसको यूज किया था, दिस बेरिंग। तो वी विल ट्राई दिस। अब ये जैम हो चुका है, जिस तरीके से वो फ्रीली घूम रहा था ये नहीं घूम रहा है, ये जैम हो चुका है। एक बार फिर कोशिश करेंगे इसको घुमाने की। ये नहीं घूम पा रहा है, जिस तरीके से हमारा MOH2 ग्रीस्ड बेरिंग घूम रहा था। तो ये है MOH2 ग्रीस बेरिंग, ये बहुत फ्रीली घूम रहा है। सिमिलरली हम बोल्ट्स का देख सकते हैं। ये बोल्ट है MOH2 ग्रीस बोल्ट, उसको हम खोल के देखेंगे और ये बहुत ही आसानी से खुल गया है, बहुत आसानी से खुल गया है, आप देख सकते हैं। राइट, अभी हम जो दूसरा बोल्ट है वो टेस्ट करेंगे। ये भी खुल रहा है, बट इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी शुरुआत में। अब ये खुल गया है। तो ये टेस्ट एक बहुत ही कम समय के लिए टेस्ट था। आप अगर देख पा रहे हैं तो बोल्ट के थ्रेड पे वेयर आउट के निशान हैं, इस वीडियो में हम देख सकते हैं। तो ये टेस्ट एक बहुत कम समय के लिए टेस्ट था, जिसमें हमको इसी में पता चल गया कि हाउ MOH2 grease, which is an anti-seize grease and a non-anti-seize grease, हाई टेम्परेचर्स पे कैसे बिहेव करता है। मशीनों में बहुत ज़्यादा ड्यूटी साइकिल्स होती हैं एंड मशीन रन्स 24 आवर्स 24/7। उन मशीनों में जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे वो इस टेस्ट में जो बताया गया है उससे तो बहुत ज़्यादा इंड्यूस होंगे, बिकॉज दिस वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ सम कपल ऑफ आवर्स। कुछ घंटों के लिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया था और नतीजा हमें ये देखने मिला कि वी कैन स्टिल विजिबली सी MOH2 grease onto the bearing and this bearing is heavily running smoothly. You can see this, बहुत स्मूथली घूम रही है। While this bearing, इसे मैंने थोड़ा सा साफ करके और घुमाने की कोशिश करी है, तो ये बेरिंग जैसे जैसे आगे हम स्ट्रेस कंडीशन में लेके जाएंगे ये और जैम होती रहेगी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वी शुड ट्रांसफॉर्म आवर इंडस्ट्री इन यूजिंग इंडियन मेड नैनो टेक्नोलॉजी MOH2 एंटी-सीज ग्रीस, क्योंकि ये सॉल्यूशंस बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और इंडस्ट्री को एक रेवोल्यूशनरी स्टेज पे ले जा सकता है, जहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे एंड जो लुब्रिकेंट वेस्टेज है वो कम हो जाएगा एंड देयर विल बी लॉट ऑफ एडवांटेजेस इन यूजिंग MOH2 एंटी-सीज ग्रीस। सो मैं आमंत्रण देना चाहता हूँ हमारे सारे इंडस्ट्री के दोस्तों को, मेरे सीनियर्स को, मेरे जूनियर्स को, all my industry friends to post their requirement. I will post the caption and link in my description, जहाँ आप जाके visit कर सकते हैं what is the cost of this MOH2 grease, what are the advantages and how we are dealing with maintenance problems
तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जाके विजिट करिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो बिकॉज दैट विल डेफिनेटली एनकरेज अस और हम ऐसे कई सारे नैनो मटेरियल्स प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं आने वाले सालों में। सो नमस्कार, माय नेम इज़ देवेश उपाध्याय।